Hello everyone. So today we will start our unit number 4 of quick revision series, and in this unit we will discuss about हड़प्पन civilization. तो इस यूनिट के अंदर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई है, कैसे उसका जोग्राफिकल एक्सटेंट हमें देखने को मिलता है और कहाँ पर उसका कोर रीजन हुआ करता था। उसी तरह वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट क्रोनोलॉजी एसोसिएटेड विद हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो देखेंगे कि किस तरह से क्रोनोलॉजी हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट साइट्स को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसी तरह इसका जो रिलीजन है उसको हम लोग स्टडी करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर रिलीजन कैसे प्रैक्टिस किया जाता था। एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, कि ये जो सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन कैसे होता है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को, तो अगर आसान भाषा में हमें समझना हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है क्या, तो इट इज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। तो पहला अर्बन सिविलाइजेशन है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। इसके अलावा इसको पहला ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये जो सिविलाइजेशन है हमारा, ये इतना पुराना है कि जो सबसे पहले ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है जिसमें इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन है और मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है उनका कंटेम्प्रेरी है। तो शुरू में 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन उनमें से एक है। जो पहला सिविलाइजेशन है वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो हमें आज के इराक के अंदर देखने को मिलता है। और 2 नदियों के किनारे ये जो सिविलाइजेशन है वो फ्लरिश हुआ था। सबसे पहली नदी है टिग्रिस और दूसरी है यूफ्रेट्स। उसी तरह दूसरा जो सिविलाइजेशन है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हमारे पास, वो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जो कि नाइल रिवर के अराउंड हमें उसका फ्लरिशमेंट देखने को मिलता है। उसी तरह तीसरा जो सिविलाइजेशन है हमारे पास वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसका फ्लरिशमेंट हमें इंडस रिवर के अराउंड देखने को मिलता है। और फोर्थ जो सिविलाइजेशन है हमारे पास वो है चाइनीज सिविलाइजेशन, जिसका फ्लरिशमेंट हमें वांगो रिवर या येलो रिवर के अराउंड देखने को मिलता है। तो इस तरह प्रोटो हिस्टोरिक फेज में या प्री हिस्टोरिक फेज में 4 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहला है हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन इनमें सबसे नया है। इसका डेवलपमेंट हमें 2200 बीसी के बाद ही देखने को मिलता है। तो चाइनीज सिविलाइजेशन सबसे नया है। अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे अबाउट द मेच्योर फेज ऑफ सिविलाइजेशन, तो लगातार ये वेरी कर रहा है। लगातार जैसे जैसे डिस्कवरी हो रही है वैसे वैसे टाइम जो है और पीछे जाता जा रहा है। लेकिन अभी जो कन्वेंशन है वो ये है कि इस सिविलाइजेशन का जो मैच्योर फेज है वो हमें 2700 बीसी से लेके 1900 बीसी के अराउंड देखने को मिलता है। अब सोर्स टू सोर्स ये थोड़ा वेरी कर सकता है, कहीं पर आपको 850 भी नजर आ सकता है कुछ किताबों के अंदर, तो उसको लेके आपको बहुत परेशान नहीं होना है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए टाइम पीरियड है। उसी तरह अगर हम लोग इस सिविलाइजेशन की बात करेंगे या इस पीरियड की बात करेंगे, तो यहाँ पर राइटिंग का इन्वेंशन तो हो गया है, लेकिन राइटिंग जो है वो अभी भी अनडेसिफर्ड है। इनकी स्क्रिप्ट जो है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है, अनडेसिफर्ड है। इसके कारण ये जो पीरियड है इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। तो इससे पहले वाला जो पीरियड था उसको हमने प्री हिस्ट्री कहा था, क्योंकि वहां पर राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। लेकिन ये जो पीरियड है यहाँ पर राइटिंग का इन्वेंशन तो हो गया है, लेकिन रिटन सोर्सेस हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है या उनका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं इस पीरियड को स्टडी करने के लिए, क्योंकि अभी तक वो अनडेसिफर्ड है। इसलिए इस पीरियड को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहा जाता है। प्रोटो का मतलब होता है फाउंडेशन, तो इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोलते हैं। डिस्कवरी की अगर बात करेंगे हम लोग कि डिस्कवरी कब हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो पहली बार 1924 के अंदर जॉन मार्शल, जो उस समय के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, पूरी दुनिया को अनाउंस करते हैं कि उन्हें इंडिया में एक एंशिएंट सिविलाइजेशन जो है वो मिल गया है। तो 1924 के बाद पूरी दुनिया को पता चलता है कि इंडिया का जो सिविलाइजेशनल जर्नी है वो कितनी पुरानी है। और उन्होंने इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको लगभग 2 से 3 हजार साल पीछे खिसका दिया था। तो 1924 में इसका अनाउंसमेंट होता है। उससे पहले 1921 में हड़प्पा के अंदर पहली बार डॉक्टर दयाराम साहनी जो है वो इसको एक्सकेवेट करते हैं वहां पर। वहां से कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह 1922 में मोहनजोदाड़ो के अंदर आर डी बैनर्जी एक्सकेवेशन करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये भी, और इनको भी कुछ यहाँ से आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं।
और जब दोनों को कंपेयर किया जाता है, बाकी जगहों की खुदाई भी की जाती है, जब ये सारे आर्टिफैक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाता है, तो पाया जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही सिविलाइजेशन या एक ही कल्चर से ताल्लुक रखते हैं। अगर सिविलाइजेशन और कल्चर के बीच में डिफरेंस की हम लोग बात करेंगे, तो ऐसे कल्चर्स जहां पर राइटिंग का इन्वेंशन हो गया है, जहां पर रिटन सोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे कल्चर्स को सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो जब ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ही कहानी हमें बताते हैं, एक ही कल्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ये सारे जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये जो सारे जो साइट्स हैं, जिसमें हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंग हो गया, ये सारे के सारे साइट्स जो हैं, वो एक ही जगह से एक ही कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह इससे पहले चार्ल्स मैसन ने भी इस जगह को विजिट किया था। हड़प्पा की बात कर रहे हैं हम लोग। तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा को विजिट किया। उसी तरह 1856 में जो पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने भी हड़प्पा को विजिट किया। लेकिन वो लोग इसका रेलेवेंस नहीं समझ पाए थे। उनको ऐसा लगा था कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये जो कल्चर है, ये अलेक्जेंडर के इन्वेजन के समय का कल्चर है। तो बहुत ज्यादा इसका जो रेलेवेंस है वो समझ नहीं पाए थे, जिसके कारण उसकी डिस्कवरी लगभग 100 साल बाद हमें देखने को मिलती है। 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसको इस विजिट किया था, लेकिन वो उसका रेलेवेंस नहीं समझ पाए। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंगनम ने भी विजिट किया, लेकिन रेलेवेंस नहीं समझ पाए। फाइनली जॉन मार्शल ने और डी आर साहनी और आर डी बैनर्जी जैसे जो लोग हैं, इन्होंने इसका रेलेवेंस समझा। तब जाके इसकी डिस्कवरी, इसका अनाउंसमेंट हमें 1924 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, नोमेनक्लेचर मतलब नामों की बात करेंगे, किन किन नामों से जाना जाता है सिविलाइजेशन को। तो सबसे पहला नाम इसका जो है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, और उसकी वजह है कि जो सबसे पहले एक्सकेवेशन किया गया था इस कल्चर को लेके, वो हड़प्पा में किया गया था। तो सबसे पहला एक्सकेवेशन डॉक्टर डी आर साहनी जो है, दयाराम साहनी, हड़प्पा के अंदर करते हैं। इसके कारण ये जो सिविलाइजेशन है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। आर्कियोलॉजी में एक कन्वेंशन है कि जहां से सबसे पहले, जिस साइट से हमें सबसे पहले आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं किसी कल्चर के, उस कल्चर का नाम उसी साइट के ऊपर रख दिया जाता है। दूसरा, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रॉन्ज टूल्स का इस्तेमाल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ब्रॉन्ज एलॉय का इस्तेमाल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इंडिया का पहला ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है ये। उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर साइट्स जो है इसके इंडस रिवर के आसपास हमें शुरुआत में देखने को मिलते हैं। इसके कारण इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जब बाद में एक्सकेवेशन हुआ तो देखा गया कि सिर्फ इंडस नदी के किनारे इसके साइट्स नहीं है, बल्कि जो ड्राइड घग्गर हाकरा रिवर है, जिसको ऋग्वेद में सरस्वती रिवर भी कहा गया है, जो राजस्थान से होकर गुजरती थी, वहां पर भी इसके साइट्स हमें देखने को मिले हैं। तो इसके कारण इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उसी तरह इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, कि पहली बार हमें अर्बन लैंडस्केप, पहली बार हमें शहर देखने को मिलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो इंडिया का पहला अर्बन सिविलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह अलग अलग नामों से हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को जानते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करेंगे, तो ज्योग्राफिकली बहुत एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन ये हुआ करता था। इसका जो कोर रीजन है, जो मेजर साइट्स हैं, वो हमें रिवर इंडस के अराउंड देखने को मिलते हैं, जो आज के मॉडर्न सिंध, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में जो मेजर साइट्स हैं वो देखे जाते हैं। इसी तरह अगर हम लोग ज्योग्राफिकल एक्सटेंसिवनेस की बात करेंगे, तो स्कॉलर्स का मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, उसको अगर इजिप्टियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट से कंपेयर किया जाए, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो 12 टाइम्स ज्यादा है। किससे? इजिप्ट और मेसोपोटामिया के कंबाइंड एरिया से। तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया का जो एरिया है, उसको अगर कंबाइन भी कर दिया जाए, फिर भी हड़प्पा का जो एरिया है वो 12 टाइम्स ज्यादा हमें देखने को मिलेगा इन दोनों से। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि ज्योग्राफिकल एक्सटेंसिवनेस की बात करेंगे तो हड़प्पा का जो एरिया है वो 12 टाइम्स ज्यादा है इजिप्ट और मेसोपोटामिया के एरिया से। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसी तरह अगर साइट्स की बात करेंगे, तो इस सिविलाइजेशन की जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, वो जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलती है, मांडा के नाम से। तो नॉर्दर्न मोस्ट साइट मांडा है जम्मू एंड कश्मीर में। उसी तरह अगर वेस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे, तो वेस्टर्न मोस्ट साइट सुटका गेंडोर है, पाकिस्तान के अंदर। सुटका गेंडोर, तो सुटका गेंडोर इसकी वेस्टर्न साइट है। उसी तरह ईस्टर्न मोस्ट साइट की अगर बात करेंगे, तो आलमगीरपुर,
और हुलास हमें इसकी ईस्टर्न साइड देखने को मिलती हैं, जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के। तो ईस्टर्न मोस्ट साइट है ये। आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में ये साइट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर सदर्न मोस्ट साइट की बात करेंगे तो वो है दैमाबाद और मलवन। तो इस तरह से इसका जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है वो हमें देखने को मिलता है। अगर हम लोग क्रोनोलॉजी की बात करेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसा वैक्यूम में डेवलप नहीं हुआ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो अर्ली फेज है, जो प्री हड़प्पन फेज है, वो हमें 1300 बीसी से लेके 2700 बीसी में देखने को मिलता है, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले वाले जो कल्चर हैं वो थोड़ा डेवलप हो रहे थे। जो मैच्योर फेज है, जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो फीचर्स हैं वो खुल के हमें नजर आते हैं, वो 2700 बीसी से लेके 1900 बीसी तक हमें देखने को मिलता है। और 1900 बीसी के बाद हम लोग देखते हैं कि अचानक से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स हैं वो गायब होने लगते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि 1900 बीसी से हड़प्पन सिविलाइजेशन का लेट फेज शुरू हो गया है। तो जैसे एक इंसान के जीवन में अलग अलग फेज आते हैं कि जब वो छोटा होता है तो उसके फीचर्स अलग होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके फीचर्स हमें ज्यादा साफ दिखाई देते हैं, और जब ओल्ड एज आता है तो वो सारे फीचर्स फिर से गायब होने लगते हैं। तो उसी तरह हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी अलग अलग फेजेस हमें देखने को मिलते हैं, अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेट फेज, अलग अलग टाइम पीरियड में। अगर ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन को लेके भी अलग अलग स्कॉलर्स की अलग अलग राय है इसको। तो जॉन मार्शल जो है, जो उस समय के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, उनका ऐसा मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिजिनियस ओरिजिन की वजह से, इंडिजिनियस डेवलपमेंट की वजह से इसका ओरिजिन हुआ है। तो इनका ऐसा कहना था कि मेहरगढ़ के अंदर जो लोग रहा करते थे, बलूचिस्तान के अंदर न्यूलिथिक सेटलमेंट था मेहरगढ़ में सबसे पहला, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और मेहरगढ़ के जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं, उनका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। सिंध वैली में जो है वो आके रहने लग जाते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर सरप्लस जब होता है तो कुछ लोग क्राफ्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ लोग ट्रेड में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इस तरह इस रीजन के अंदर एक अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये जो थ्योरी है वो जॉन मार्शल ने प्रेजेंट किया था, इंडिजिनियस ओरिजिन थ्योरी। और इसको बाद में अमालानंद घोष और एम आर मुगल ने अपने एक्सकेवेशन से, अपने एविडेंशियल जो फैक्ट्स हैं उनसे प्रूफ किया है। पोट्री कल्चर को उन्होंने स्टडी किया है, बाकी के जो आर्टिफैक्ट्स हैं उसको इन्होंने स्टडी किया है, और तब ये जो थ्योरी है जॉन मार्शल की उसको इन्होंने प्रूफ किया है। उसी तरह ईजीएच मैके जो है, इनका मानना है कि ये जो हड़प्पा के अंदर सिविलाइजेशन है, ये सुमेर से माइग्रेशन का नतीजा है। कि सुमेर यानी कि मेसोपोटामिया के अंदर एक शहर हुआ करता था सुमेर, तो सुमेर से या मेसोपोटामिया से लोग इस रीजन में आए हैं और उन्होंने यहाँ पर अर्बन सिविलाइजेशन स्टैब्लिश किया है और ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन स्टैब्लिश किया है। यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट का नतीजा नहीं है। तो इनका इस तरह की सोच हुआ करती थी। इसी तरह एक और स्कॉलर हैं जिनका नाम है डीएच जॉर्डन। इनका ऐसा मानना है कि लोगों का माइग्रेशन नहीं हुआ है, बल्कि आइडियाज का माइग्रेशन हुआ है। तो सुमेर के अंदर जो अर्बन सिविलाइजेशन का आइडिया था वो इस रीजन में हमें देखने को मिलता है, और इस आइडिया का मैनिफेस्टेशन हमें इस सिविलाइजेशन की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो इस तरह से अलग अलग डिबेट्स हमें देखने को मिलती हैं ओरिजिन थ्योरीज को लेके, अलग अलग ओरिजिन थ्योरीज यहाँ पर बताई गई हैं। उसी तरह एक और स्कॉलर हैं जिनका नाम है शीरीन रत्नागर। तो शीरीन रत्नागर करके एक और स्कॉलर हैं, उनका ऐसा मानना है कि मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड रिलेशनशिप था हड़प्पा का, उसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन है वो अपने अर्बन फेज में आ पाता है। तो इस तरह से ओरिजिन को लेके अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग व्यूज जो हैं वो हमें हिस्टोरियन के देखने को मिलते हैं। प्री हड़प्पन कल्चर्स की अगर बात करेंगे कि हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन बनने से पहले कैसे कल्चर हुआ करते थे। जैसे हर रीजन के अपने अलग अलग कल्चर होते हैं। आज अगर हम लोग बिहार की बात करेंगे या यूपी की बात करेंगे, तो यूपी में आज जो यूपी का कल्चर है वो एक कल्चर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे कल्चर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह बिहार की बात करेंगे तो वो भी एक कल्चर नहीं है, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। बाद में ये सारे कल्चर्स जो है कंबाइंड हो जाते हैं और एक यूनिफाइड कल्चर का शेप ले लेते हैं, बिहार कल्चर या उत्तर प्रदेश का कल्चर। उसी तरह अगर उत्तर प्रदेश अलग हो जाए, उसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाएं, बिहार के भी अगर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा तो फिर से ये जो कल्चर है वो अलग अलग हो जाएंगे। सो उसी तरह से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बनने से पहले कुछ कल्चर्स देखने को मिलते हैं, लोकल कल्चर्स उस रीजन में। जैसे पहला है कोट डिजियन कल्चर। तो कोट डिजी एक साइट है सिंध के अंदर, और वहां पर ये जो कल्चर है वो हमें देखने को मिलता है।
दूसरा जो कल्चर है वो है अमरी नाल कल्चर। ये कल्चर, अमरी और नाल भी साइट है सिंध और बलूचिस्तान रीजन के अंदर, तो वहां पर भी ये कल्चर हमें देखने को मिलता है। तीसरा कल्चर है दम सादत कल्चर। तो ये भी उसी रीजन में हमें एक साइट देखने को मिलता है, दम सादत। वहां भी अलग अलग ये कल्चर हुआ करता था। सोटी सिसवाल कल्चर, ये जो कल्चर है वो हमारे इंडिया के राजस्थान और इंडिया के पंजाब में हमें देखने को मिलता है। और बाद में जाके ये सारे कल्चर मिल जाते हैं और एक कंबाइंड कल्चर बनाते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले हमें ये कल्चर्स देखने को मिलते हैं। और जब हड़प्पन सिविलाइजेशन डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो फिर से अलग अलग कल्चर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग कल्चर्स में बढ़ जाता है, रीजनल कल्चर्स। अगर फीचर्स की बात करेंगे हम लोग, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। जैसे सबसे पहला फीचर है इनका टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग के बारे में कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं उनको पहले प्लान किया गया था, उसके बाद उनको बनाया गया है। और उसका जो एविडेंस है वो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर रोड्स जो है वो जनरली ग्रिड पैटर्न में है। तो ग्रिड पैटर्न में होने की वजह से या सीधे रोड्स होने की वजह यही है कि पहले रोड्स को बनाया गया है, बाद में घर बनाए गए, तभी रोड्स जो है वो यहाँ पर सीधे हैं। तो टाउन प्लानिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ज्यादातर शहर हैं उनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। अब सारे शहरों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर शहरों को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक शहर जो है वो जोग्राफिकल एरिया में तो छोटा है, लेकिन हाइट में ऊंचा है। तो पहले मिट्टी डाल के उसको ऊंचा उठाया जाता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वहां पर बनाए जाते हैं। और ये जो ऊंचा उठा हुआ शहर है उसको कहा जाता है सैटाडल। तो सैटाडल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी तरह जो जोग्राफिकली फैला हुआ रीजन है उसको यहाँ पर लोअर टाउन कहा जाता है, जहां पर आम लोग रहा करते थे, जहां पर हमें डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी घर बस देखने को मिलते हैं। तो सैटाडल के अंदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, वहीं लोअर टाउन के अंदर जो आम लोग हैं उनके घर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्राइवेसी वगैरह का भी ये लोग ध्यान रखा करते थे कि कोई भी इनका जो मेन डोर है या जो मेन विंडो है वो मेन लेन पे या जो मेन रोड है उस पर नहीं खुलती थी। तो इस तरह से चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट फीचर है ड्रेनेज सिस्टम। तो एक्सटेंसिव और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ड्रेनेज सिस्टम का जो पैटर्न है वो भी ग्रिड पैटर्न हमें देखने को मिलता है, कि नालियां जो है वो भी सीधी हैं, वो भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, जो बताता है कि ये जो शहर है इनको पहले प्लान किया गया था, उसके बाद यहाँ पर घर बनाए जाते हैं। उसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास होमोजेनिटी, कि बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर होमोजेनिटी देखने को मिलती है। एक ही तरह के स्टोन टूल्स पूरे सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं, एक ही तरह की ब्रिक्स जो हैं पूरे सिविलाइजेशन में देखने को मिलती हैं, एक ही तरह का लगभग पैटर्न हमें पूरे सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। तो एक तरह से होमोजेनिटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट फीचर हो जाएगा वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है बिल्डिंग्स बनाने के लिए। लेकिन जो रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है वो है फायर बेक्ड ब्रिक्स, कि आग पर पकी हुई जो ईंटें हैं उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है घर बनाने के लिए और सेटलमेंट बनाने के लिए। इसी तरह क्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमें यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलती हैं। सील इंडस्ट्री हो गया, पोट्री हो गया, ब्रिक हो गया। उसी तरह लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ये जो सिविलाइजेशन है वो जाना जाता है। तो कहा जाता है कि ये जो सिविलाइजेशन है इसके ट्रेड रिलेशनशिप जो है पर्शियन गल्फ में ओमान और उसी तरह मेसोपोटामिया के साथ इनके जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो हुआ करते थे, उन लोगों के साथ भी ये ट्रेड किया करते थे। तो इस तरह से हमें एक्सटेंसिव ट्रेड रिलेशनशिप इनका देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर बात करेंगे, तो हड़प्पा की बात करेंगे, तो हड़प्पा सबसे पहला साइट है जिसको एक्सकेवेट किया था दयाराम साहनी ने। तो दयाराम साहनी ने इसको 1921 में एक्सकेवेट किया है। लोकेशन की बात करेंगे तो हड़प्पा जो है ये आज के पंजाब प्रोविंस में पाकिस्तान का जो है वहां पर हमें रावी नदी के किनारे देखने को मिलता है। तो हड़प्पा आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में देखा जाता है, जो कि रावी नदी के तट पर इसको ये जो साइट है वो हमें देखने को मिलती है। अभी जो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये सारे जो साइट हैं ये मॉडर्न नाम है। उस समय ये लोग अपने शहरों को, अपने साइट को क्या बोला करते थे हमें नहीं पता है, क्योंकि इनकी राइटिंग हम पढ़ नहीं पाए हैं। इनकी जो राइटिंग है स्टिल इनडेसिफर्ड, तो इसीलिए हम लोग नहीं बता सकते कि ये लोग क्या बुलाया करते थे अपने शहरों को। अगर फाइंडिंग्स की बात करेंगे कि क्या फाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती हैं, तो हड़प्पा के अंदर 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरी हमें देखने को मिलती हैं। 2 रो हैं, तो एक रो में 6 ग्रेनरी हैं और दूसरे रो में भी 6 ग्रेनरी हैं।
इसी तरह से यहाँ भी 6 ग्रेनरी है। इस तरह से 2 रो हमें देखने को मिलती हैं हड़प्पा के अंदर, यानी कि टोटल 12 ग्रेनरी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसी तरह लेट फेज में एक नया सीमेंट्री कल्चर हमें देखने को मिलता है हड़प्पा में, जिसको सीमेंट्री एच कल्चर कहा जाता है या सीमेंट्री R37 भी कहा जाता है। क्या मतलब है इसका, कि पहले हड़प्पा के जो लोग जो हैं वो बरियल प्रैक्टिस किया करते थे, पिट बरियल किया करते थे, गड्ढा खोदा और वहां डेड बॉडी को जो है वो रख दिया जाता था। लेकिन टाइम के साथ यहाँ पर हमें चेंज देखने को मिलता है। 1800 बीसी के अराउंड देखा जाता है कि ये लोग पहले क्रिमेशन कर रहे हैं डेड बॉडी का, और जो अवशेष बच गए हैं उनको किसी पॉट में रख के फिर नीचे बरी करते हैं। तो इस तरह का जो कल्चर है उसको सीमेंट्री एच कल्चर या सीमेंट्री R37 कल्चर भी कहा जाता है। इसके अलावा एक मेल टोर्सो भी हमें देखने को मिलता है। न्यूड मेल टोर्सो का जो स्टैचू है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो की अगर बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है सिविलाइजेशन का, जिसको इस सिविलाइजेशन का कैपिटल भी कह सकते हैं या सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी कह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हुआ करता था मोहनजोदाड़ो। इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो ये आज के लड़काना डिस्ट्रिक्ट जो सिंध में है वहां पर हमें देखने को मिलता है। और ये जो साइट है वो इंडस नदी के किनारे जो है वो बना हुआ है। तो ये इंडस नदी है, यहाँ पर हमें मोहनजोदाड़ो देखने को मिलता है। उसी तरह अगर एक्सकेवेशन की बात करेंगे तो R D बैनर्जी ने इसको एक्सकेवेट किया था 1922 में। और अगर लिटरेरी मीनिंग की बात करेंगे तो ये जो मोहनजोदाड़ो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। तो सिंधी भाषा का टर्म है ये, और जिसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृतकों का टीला। तो माउंड ऑफ डेड इसको कहा जाता है क्योंकि पुरानी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसी तरह फाइंडिंग्स की अगर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा फाइंडिंग्स हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। सबसे पहले 700 से ज्यादा वेल्स हमें देखने को मिलते हैं, कुएं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ग्रीनरी देखने को मिलता है। तो हड़प्पा की तरह यहाँ पर ग्रीनरी जो है वो डिवाइडेड ग्रीनरी नहीं है, एक कंबाइंड ग्रीनरी यहाँ के सैटेडल में हमें देखने को मिलता है। एक बड़ी सी ग्रीनरी हमें देखने को मिलती है। उसी तरह ग्रेट बाथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक वाटर रिजर्वर यहाँ पर बना हुआ है इसके सैटेडल में, जहां पर माना जाता है कि लोग नहाया करते थे या पब्लिक बाथ जैसा कोई सिस्टम हुआ करता होगा। इसी तरह ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि डांसिंग पोजीशन में एक गर्ल को यहाँ पर डेपिक्ट किया गया है ब्रॉन्ज एलॉय का इस्तेमाल करके। उसी तरह वोवन क्लोथ का इस्तेमाल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। हड़प्पन लोगों के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले कॉटन का जो कल्टीवेशन है इन्हीं लोगों ने किया था। तो वोवन क्लोथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पशुपति महादेव सील देखने को मिलता है। पशुपति महादेव सील की अगर बात करेंगे तो ये जो नाम है वो जॉन मार्शल ने दिया है। तो यहाँ पर एक सील हमें देखने को मिलता है जिसमें एक डीटी है जो योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं। उनके सर के ऊपर एक सींगों वाला मुकुट रखा हुआ है, हॉर्न क्राउन उनके ऊपर रखा हुआ है, और उनके आसपास बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं। तो इस तरह का पशुपति महादेव सील हमें देखने को मिलता है। जॉन मार्शल ने इसको महादेव के साथ कंपेयर किया है, इसीलिए इसका नाम दिया है पशुपति महादेव सील। स्टैच्यू ऑफ बियर्ड मैन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको प्रीस्ट किंग भी कहा जाता है। तो एक इंसान का स्टैच्यू हमें देखने को मिलता है जिसने शॉल जो है इस्तेमाल किया है, और उसका बियर्ड हमें देखने को मिलता है, मुस्टैच नहीं है उसका। इसके अलावा सील विद इमेज ऑफ बोट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यूनिकॉर्न सील भी देखने को मिलता है। यूनिकॉर्न मतलब कि एक सील यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें बैल बना हुआ है, और बैल का सिर्फ एक ही सींग हमें देखने को मिलता है, दो सींग नहीं है। इसका कारण है कि पीछे वाला जो सींग है वो पहले वाले सींग के सामने छिप जाता है। तो ऐसे सींग को जो यूरोपियन लोग हैं उन्होंने यूनिकॉर्न सील कहा है। तो इस तरह से अलग अलग फाइंडिंग्स हमें मोहनजोदाड़ो के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कालीबंगन। कालीबंगन की अगर बात करेंगे तो कालीबंगन की लोकेशन देखेंगे तो कालीबंगन आज के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, राजस्थान में। और ऐसा कहा जाता है कि जो सरस्वती रिवर है, घग्गर हाकरा रिवर जिसको कहा जाता है, ऋग्वेद में जिसको सरस्वती कहा गया है, जो अभी सूख चुकी है, ड्राइड है, उसके बैंक पर कालीबंगन लोकेटेड था। इसके लिटरेरी मीनिंग की बात करेंगे तो लिटरेरी मीनिंग है इसका ब्लैक बेंगल्स। तो इसका लिटरेरी मीनिंग है, राजस्थानी भाषा का शब्द है ये, ब्लैक बेंगल्स इसका लिटरेरी मीनिंग है। और इसका एक्सकेवेशन कुछ लोगों ने किया है, जैसे बीबी लाल, बाद में बीके थापर और अमालानंद घोष जैसे लोगों ने इसका एक्सकेवेशन हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग तरह से इसका एक्सकेवेशन जो है वो किया गया है। अलग अलग लोग जो है यहाँ पर इसको एक्सकेवेट करते हैं।
जैसे बीबी लाल, बीके थापर, अमलानंद घोष। उसी तरह से फाइंडिंग्स की अगर बात करेंगे तो अर्लीस्ट प्लोड फील्ड के एविडेंसेस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, फायर ऑल्टर्स के एविडेंसेस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, और अर्थक्वेक के भी एविडेंसेस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1400 बीसी के अराउंड कालीबंग में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसके कारण पूरा सेटलमेंट जो है वो खत्म हो जाता है, दोबारा से उसको रिस्टेब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लोथल। लोथल की बात करेंगे तो ये आज के गुजरात में लोकेटेड है, और एक रिवर है भोगावो रिवर जो साबरमती की ट्रिब्यूटरी है, वहां पर ये जो साइट है वो हमें देखने को मिलता है। अगर इस टर्म की बात करेंगे तो गुजराती भाषा का टर्म है ये, जिसका भी मतलब वही है जो मोहिंजोदाड़ो का है, यानी कि माउंट ऑफ डेड। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। एक्सकेवेशन की बात करेंगे तो इसको एक्सकेवेट किया है एस आर राव ने। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के अंदर जो साइट है ज्यादातर उनका एक्सकेवेशन इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है, और एस आर राव ने इसको एक्सकेवेट किया है। अगर फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो एंशियंट डॉकयार्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, एक पुराना बंदरगाह देखने को मिलता है। सील ऑफ फायर गॉड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, तो कुछ सील है जिसके ऊपर फायर गॉड का इमेज बना हुआ है, वो हमें देखने को मिलता है। फायर ऑल्टर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मल्टीपल बरियल या डबल बरियल भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि एक कब्र से, एक ग्रेव से मेल और फीमेल दोनों के स्केलेटल रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हो सकता है कि मेल की डेथ के बाद फीमेल को मार दिया गया हो, कुछ सती सिस्टम जैसा कुछ सिस्टम हो यहाँ पे, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। चेस बोर्ड के एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आइवरी स्केल के एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाथी के दांत से बना हुआ जो स्केल है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मॉडल ऑफ बोट जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो टेराकोटा मिट्टी से एक बोट बोट का मॉडल यहाँ पर बना हुआ है, तो उसका भी मॉडल हमें, उसके भी मिट्टी का जो मॉडल है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा राखी गढ़ी की बात करेंगे तो राखी गढ़ी के बारे में कहा जाता है कि राखी गढ़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट है। तो अभी तक जितने भी साइट खोजे गए हैं उसमें राखी गढ़ी सबसे बड़ा साइट है। पहले मोहनजोदड़ो हुआ करता था, लेकिन अब राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी आज के हिसार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। आज के हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती नदी की एक ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी, दृशद्वती रिवर, उसके बैंक पर ये जो साइट है वो लोकेटेड था। लार्जेस्ट साइट है जैसा कि हमने डिस्कस किया। एक्सकेवेशन की बात करेंगे तो इसका एक्सकेवेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा किया जाता है, जिसको लीड कर रहे थे वहां के हेड सूरज भान। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अगर फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो फायर ऑल्टर्स के एविडेंसेस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, ग्रेनरी के एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है चनूदारो। चनूदारो की बात करेंगे तो ये भी आज के सिंध के ऊपर लोकेटेड है, सिंध में लोकेटेड है, और रिवर इंडस के पास हमें देखने को मिलता है। तो इधर मोहेंजोदाड़ो है, इधर चानूदारो हमें देखने को मिलता है। चानूदारो की अगर एक्सकेवेशन की बात करेंगे तो एनजी मजुमदार ने इसको एक्सकेवेट किया है अंडर द डायरेक्शन ऑफ ईजीएच मके। ईजीएच मके जो उस समय डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, उनके डायरेक्शन में इसको एक्सकेवेट किया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में खास बात यह है कि एक इंडस्ट्रियल टाउन है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हमें यहाँ से देखने को मिलता है, बीड्स का वेस्ट हमें यहाँ से देखने को मिलता है, जो बताता है कि एक इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था। और बीड मेकिंग जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली हुआ करता था। बीड्स मतलब जो मन के नेकलेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो सिलेंड्रिकल बीड्स जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होते थे, जैसा कि ट्राइबल रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। तो सिलेंड्रिकल बीड्स ये लोग ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो सेंटर है वो बीड मेकिंग के लिए जाना जाता था। इसके अलावा बाकी के हड़प्पन साइट की तरह यहाँ पर कोई सैटेडल नहीं है, पूरा का पूरा टाउन जो है उसमें कोई डिवीजन नहीं है, और आम लोगों के घर ही हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा की अगर बात करेंगे तो ये आज के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, गुजरात के। और ऑफिशियली इसको डिस्कवर 1867-68 में किया जाता है बाय जेपी जोशी और आर एस बिष्ट। और इसकी खास बात यह है कि कुछ खास फीचर्स की वजह से इसको 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें उसको डिक्लेयर किया गया है, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। और सबसे बड़ा फीचर है इसका एक्सटेंसिव वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, तो इसके कारण इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। और ये जो टाउन है अपने थ्री फोल्ड डिवीजन के लिए जाना जाता है, कि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ज्यादातर हड़प्पन टाउन्स दो हिस्सों में बटे थे, लेकिन इसके साथ खास बात यह है कि ये तीन हिस्सों में बटा हुआ था। सैटाडल, जहां पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा जो टाउन है वो हो गया मिडिल टाउन,
और तीसरा जो फेज है, इसका तीसरा जो पार्ट है, उसको कहा जाता था लोअर टाउन। तो इस तरह से थ्री फोल्ड डिवीजन इस टाउन का हमें देखने को मिलता है। एक्सटेंसिव वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के एविडेंसेस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। यूज ऑफ स्टोन यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर ईंटों की जगह स्टोन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है घर वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि अर्लीस्ट साइन बोर्ड के जो एविडेंसेस हैं वो हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। अब ये तो नहीं बता सकते हैं कि उस साइन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट जो है अभी तक अनडेसिफर्ड है। तो अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ साइन बोर्ड जो है वो हमें धोलावीरा से ही देखने को मिलते हैं। अदर फाइंडिंग्स की अगर बात करेंगे तो हरियाणा के अंदर एक जगह है बनावली, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। वहां से हमें टेराकोटा मॉडल देखने को मिलता है प्लो का। तो हल का टेराकोटा मॉडल यानी कि मिट्टी का हल का नमूना हमें वहां से देखने को मिलता है। कॉपर चैरियट जो है उसके एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं दहमाबाद से। तो यहाँ से दहमाबाद महाराष्ट्र में है, तो वहां से ये हमें देखने को मिलता है। उसी तरह हॉर्स रिमेन्स के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं सुरकोट तड़ा से। तो गुजरात में एक साइट है सुरकोट तड़ा, वहां से हॉर्स रिमेन्स, हॉर्स स्केलेटल रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अलादीनो। तो अलादीनो के बारे में कहा जाता है कि राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है, लेकिन अलादीनो जो है वो सबसे छोटी साइट है जो पाकिस्तान में हमें देखने को मिलती है। तो अलादीनो इस सिविलाइजेशन की सबसे छोटी साइट है। इसके अलावा लोथल, सुटका गेंडोर, बालाकोट जैसे जो साइट हैं उनको पोर्ट टाउन कहा जाता है कि ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के पोर्ट टाउन हुआ करते थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन के पोर्ट टाउन थे। तो ये सारे फैक्ट जो है वो आपको याद रखने हैं। तो बनावली में एक हल का टेराकोटा मॉडल हमें देखने को मिलता है, मिट्टी का टेराकोटा मिट्टी का मॉडल देखने को मिलता है। दहमाबाद महाराष्ट्र में कॉपर चैरियट हमें देखने को मिलता है। उसी तरह सुरकोतडा गुजरात के अंदर हॉर्स रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं। वैसे घोड़े के एविडेंसेस बहुत कम हैं, और ये जो स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं इसको लेके भी श्योरिटी नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि ये घोड़े के एविडेंस नहीं है, किसी घोड़े जैसे जानवर के, खच्चर वगैरह जानवर के एविडेंस है ना। तो गधा या घोड़े जो है खच्चर जैसा किसी जानवर का एविडेंस रहा होगा। तो क्लैरिटी नहीं है कि ये घोड़े के एविडेंस है। तो घोड़े के बारे में यहाँ पर जब पूछा जाता है आपसे, तो ज्यादातर हमें यहाँ पर बहुत कम ही एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ये जो सिविलाइजेशन है वो घोड़े के अराउंड सेंटर्ड नहीं थी। जैसे ऋग्वैदिक पीरियड में हमें घोड़ा एक या हॉर्स जो है वो इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट एनिमल देखने को मिलता है। उसी तरह घोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट एनिमल नहीं हुआ करता था। अलादीनो सबसे छोटा साइट है सिविलाइजेशन का, और लोथल, सुटका गेंडोर और बालाकोट जैसे जो साइट है वो पोर्ट टाउन हुआ करते थे, और ट्रेड बहुत ज्यादा हुआ करता था इन टाउन से। नेक्स्ट अगर इकोनॉमी की बात करेंगे, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को अगर इकोनॉमी में हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लो के एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, कैनाल इरिगेशन के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। प्लो के सबसे पहले एविडेंसेस कालीबंगन से देखे गए हैं, वहीं कैनाल इरिगेशन के जो एविडेंसेस हैं वो अफगानिस्तान के कुछ साइट्स हैं जैसे सोटुगोई, वहां से हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह हड़प्पन लोगों के बारे में कहा जाता है कि कॉटन उगाने वाले ये सबसे पहले लोग हैं। तो सबसे पहले कॉटन इन्होंने ही उगाया था। इसके अलावा और भी क्रॉप्स ये लोग उगाया करते थे, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, सेसमम यानी कि तिल हो गया, पीस हो गए, दालें हो गई। तो ये सारी चीजों की खेती भी ये लोग किया करते हैं। डोमेस्टिकेशन भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो बीड इंडस्ट्री यहाँ पर पॉपुलर इंडस्ट्री हुआ करती थी। सिलेंड्रिकल बीड्स इनके हुआ करते थे, मेटल और स्टोन दोनों के ये बीड बनाया करते थे। तो इस तरह से बीड, सिलेंड्रिकल बीड्स बनाते थे, और बाद में इनमें धागे से या किसी भी तरह से इनको इकट्ठा करके नेकलेस वगैरह बनाया जाता था इनका। इसी तरह वेट्स की बात करेंगे तो क्यूबिकल वेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इनके जो वेट्स हैं वो क्यूबिकल शेप के हैं, क्यूब की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, और चर्ट स्टोन का इस्तेमाल करके उनको बनाया जाता था। तो स्टोन अलग अलग तरह का होता है, चर्ट स्टोन का इस्तेमाल करके उनको बनाया जाता था। उसी तरह पोट्री की बात करेंगे कि ये लोग मिट्टी के बर्तन कैसे इस्तेमाल किया करते थे। तो इनकी जो पोट्री है उसको कहा जाता है ब्लैक ऑन रेड पोट्री। तो इनकी जो पोट्री है वो रेड कलर की होती थी, और उस पर ब्लैक इंक से कुछ डिजाइन हमें देखने को मिलते हैं। तो ब्लैक ऑन रेड पोट्री उसको कहा जाता है। इसी तरह यहाँ पर ब्रॉन्ज मेटलर्जी भी हमें देखने को मिलती है, ब्रॉन्ज स्टैच्यूज भी देखने को मिलते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो के अंदर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू हो गया। और ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैच्यू है इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। इसी तरह गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर सील्स की बात करेंगे तो ये लोग ट्रेड किया करते थे, और ट्रेड में सील्स का बहुत इस्तेमाल किया करते थे। सील्स जनरली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के होते थे, उनके ऊपर कोई इमेज बना रहता था या कोई पिक्चर बना रहता था,
और उसका इस्तेमाल ये लोग मोहर लगाने के लिए या ये जो मटेरियल है, जो प्रोडक्ट है, उसकी ओरिजिनलिटी दिखाने के लिए किया करते थे। तो सील्स जनरली जैसा कि हमने बताया कि रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के हुआ करते थे और स्टीएटाइट स्टोन के बने होते थे। तो कौन सा मटेरियल, कौन सा स्टोन ये लोग इस्तेमाल करते थे? स्टीएटाइट स्टोन का इस्तेमाल किया करते थे अपने सील्स बनाने के लिए। और उनके ऊपर हमें पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, यानी कि कोई पिक्चर बनी होती थी। इसी तरह अगर रॉ मटेरियल की बात करेंगे तो अलग अलग रॉ मटेरियल ये लोग इस्तेमाल किया करते थे अपने इंडस्ट्रीज के अंदर और अलग अलग जगह से उसको प्रोक्योर करते थे। जैसे कॉपर हो गया, तो कॉपर जो है वो जनरली ओमान से आता था और राजस्थान में खेतरी माइन से वहां से आता था। उसी तरह प्रीशियस स्टोन हो गए जैसे लेपिस लजूली। तो लेपिस लजूली एक हरे रंग का चमकता हुआ पत्थर हुआ करता था जो यहाँ पर इस्तेमाल होता है, लेपिस लजूली, है ना। तो हरे रंग का ये पत्थर हुआ करता था जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो पत्थर है वो भी हमें कई जगहों से ज्वेलरी वगैरह में देखने को मिलता है, तो लापिस लजूली। और ये जो इंपॉर्टेंट पत्थर है, ये जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, ये जनरली अफगानिस्तान से आते थे। गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड कर्नाटक का जो कोलार फील्ड है वहां से आता था। इसके अलावा कश्मीर से भी गोल्ड आता था, ऐसा माना जाता है। इन स्टोन्स की बात करेंगे तो स्टोन्स ये लोग पाकिस्तान में एक हिली रीजन है सुकोर हिल्स, वहां से इस्तेमाल किया करते थे। वहीं स्टोन टूल्स भी बनाए जाते थे। तो इस तरह से अलग अलग जो रॉ मटेरियल है उनका प्रिक्योरमेंट अलग अलग जगहों से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि हड़प्पन लोगों के जो ट्रेड रिलेशन है वो अलग अलग दूर दराज के रीजन से भी हुआ करते थे। जैसे मेसोपोटामिया का एक शहर है अक्कड़। तो मेसोपोटामिया का एक शहर हुआ करता था अक्कड़, और वहां के राजा थे सरगोन। तो किंग सरगोन जो है, राजा सरगोन ने बड़ा ही बोस्टफुली बताया है कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं या अलग अलग जगहों से जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है वो उनके यहाँ रुका करती थी। तो 3 ट्रेडिंग कम्युनिटी का नाम उन्होंने लिया है। सबसे पहला है दिलमुन। तो उन्होंने दिलमुन के बारे में बताया है कि दिलमुन लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ रुकते हैं। इसके अलावा दूसरा है मगन। तो मगन के बारे में उन्होंने बताया है कि ये लोग हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ रुकते हैं। और तीसरा नाम जो उन्होंने जिस ट्रेडिंग कम्युनिटी का लिया है वो है महलुआ, कि महलुआ ट्रेडिंग कम्युनिटी भी हमारे यहाँ आती है और हमारे यहाँ रुकती है। तो महलुआ के बारे में कहा जाता है कि ये जो टर्म महलुआ है ये मेसोपोटामिया के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो महलुआ शब्द मेसोपोटामिया, सॉरी, हड़प्पा के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो हड़प्पन लोगों को महलुआ बुलाया करते थे। यहाँ के जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसको महलुआ कहा जाता था। तो ये जो किंग सरगोन है उनके अकाउंट से भी हमें देखने को मिलता है, उन्होंने जो अकाउंट लिखवाया है उससे हमें पता चलता है कि महलुआ या हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो ट्रेड किया करते थे मेसोपोटामिया के साथ। दिलमुन की बात करेंगे तो स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि ओमान के जो लोग हैं उनको दिलमुन कहा जाता था, और उसी तरह मकरन कोस्ट के जो लोग हैं उनको मगन कहा जाता था। तो ऐसे अलग अलग हाइपोथेसिस हमें देखने को मिलते हैं। एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि महलुआ शब्द जो है वो मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के लिए किया करते थे। तो इस तरह से ट्रेड रिलेशनशिप के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। रिलीजन की अगर बात करेंगे तो बहुत कुछ कॉन्क्रीटली नहीं कहा जा सकता है रिलीजन के बारे में, क्योंकि अभी तक इनकी स्क्रिप्ट जो है वो डेसिफर नहीं की जा सकी। हमें नहीं पता है कि इन लोगों ने क्या लिखा है अपने स्क्रिप्ट के अंदर। लेकिन जॉन मार्शल का ऐसा मानना है कि इनका जो रिलीजन है वो पुरानिक हिंदुइज्म के साथ बेस्ड था। पुरानिक हिंदुइज्म मतलब पुराण जो है हमें 3 सेक्ट के बारे में बताते हैं कि 3 सेक्ट की पूजा जो है वो करनी चाहिए, 3 सेक्ट की सुपीरियोरिटी के बारे में बताते हैं। पहला हो गया शिव का सेक्ट, दूसरा हो गया विष्णु का सेक्ट, और तीसरा हो गया शक्ति का सेक्ट। तो माताओं के अलग अलग जो मठ हमें देखने को मिलते हैं, जो सेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, शक्ति का सेक्ट हो गया वो। तो इस तरह से 3 सेक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, शिव, विष्णु और शक्ति। और ये तीनों के बारे में कहा जाता है कि पौराणिक हिंदुइज्म जो है वो इसको फॉलो किया करते थे। तो जॉन मार्शल का ऐसा मानना है कि ये तीनों सेक्ट को यहाँ पर फॉलो किया जाता था, इसीलिए उन्होंने इनके रिलीजन को पौराणिक हिंदुइज्म के साथ कंपेयर किया है। और जैसा कि हमने सील के बारे में कहा था कि एक सील को ये लोग पशुपति, जो जॉन मार्शल है, पशुपति महादेव सील भी बुलाते हैं। तो वो चीज भी हमें देखने को मिलती है। तो अलग अलग कल्ट के बारे में अलग अलग हाइपोथेसिस हमें देखने को मिलते हैं इनके रिलीजन को लेके। जैसे कल्ट ऑफ पशुपति महादेव हो गया, तो जॉन मार्शल का ऐसा मानना है कि ये लोग महादेव या ऐसे ही किसी देवता की पूजा किया करते थे, जो उनके सील्स के ऊपर हमें देखने को मिलता है।
तो कल्ट ऑफ पशुपति महादेव को लेके कहा जाता है कि इनकी भी पूजा की जाती थी। एक सील के ऊपर हमें एक क्राउन डीटी का फोटो देखने को मिला है, इमेज देखने को मिला है, जो योगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं और उनके आसपास कुछ जानवर जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे राइनोसिरस, बफेलो हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया और डियर हो गया। तो इस तरह से जो एनिमल्स हैं इनका भी आपको ध्यान रखना है कि ये पशुपति महादेव सील के अंदर ये एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कल्ट ऑफ मदर गॉडेस। तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ टेराकोटा मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं जो बताते हैं, जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग किसी देवी की पूजा भी किया करते थे। तो कल्ट ऑफ मदर गॉडेस के बारे में भी कहा जाता है कि ये लोग किसी देवी की मूर्ति की पूजा किया करते थे। उसी तरह कल्ट ऑफ फर्टिलिटी, तो यहाँ पर हमें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो मॉडल्स हैं वो भी टेराकोटा मॉडल्स देखने को मिलते हैं, जो बताते हैं कि फर्टिलिटी कल्ट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट कल्ट हुआ करता था। सैक्रिफिशियल कल्ट, तो कई सील से हमें सैक्रिफाइसेस के पिक्चर्स जो है वो देखने को मिलते हैं कि एक जानवर को बांध के लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो सैक्रिफिशियल कल्ट के भी एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसी तरह फायर कल्ट की अगर बात करेंगे तो फायर कल्ट के एविडेंसेस भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि ये लोग फायर की पूजा भी किया करते थे, आग जो फायर है, अग्नि है, उसकी भी पूजा किया करते थे, तो उसके भी एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे लोथल से हमें फायर गॉड का सील हमें देखने को मिला है और फायर ऑल्टर्स भी हमें देखने को मिले हैं कालीबंगन से और लोथल से, राखीगढ़ी से। तो ये चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन कंक्लूसिवली हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि भाई ये लोग किसकी पूजा किया करते थे, और किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं कि वो टेम्पल हुआ करता था या पूजा करने का कोई स्थान हुआ करता था। तो कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं कह सकते हैं, सारे बस हाइपोथेसिस हैं जो अलग अलग स्कॉलर्स ने प्रेजेंट किए हैं। नेक्स्ट अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेके भी अलग अलग व्यूज हमें देखने को मिलते हैं स्कॉलर्स के, क्योंकि कुछ भी डेसिफर्ड नहीं है इनकी राइटिंग्स में। इसके कारण अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग व्यू प्रेजेंट किए हैं। पिगॉट और व्हीलर की बात करेंगे तो इनका ऐसा मानना है कि ये जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक सिस्टम है, सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ करता था ये, जिसके कारण इतनी ज्यादा होमोजेनिटी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है वॉल्टर सर्विस। इनका ऐसा मानना है कि विलेज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर हुआ करता था, कि विलेज के जो पंचायत है वो यहाँ पर रूल किया करती थी। उसी तरह एस.सी. मलिक का मानना है कि चीफडम स्टेट यहाँ पर हुआ करते थे। तो अलग अलग तरह से हमें यहाँ पर हाइपोथेसिस देखने को मिलते हैं, इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेके अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग व्यू जो है उसको प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्लाइन हाइपोथेसिस। तो डिक्लाइन की अगर बात करेंगे तो डिक्लाइन को लेके भी अलग अलग जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि 1900 बीसी के बाद ये जो फीचर्स हुआ करते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ट्रेड से जुड़े हुए, क्राफ्ट होमोजेनिटी के साथ जुड़े हुए, स्क्रिप्ट के साथ जुड़े हुए, पोट्री के साथ जुड़े हुए, ये सारे फीचर्स जो है वो गायब होने लगते हैं। कुछ जगहों से अचानक गायब हो जाते हैं, कुछ जगहों से धीरे धीरे गायब होते हैं। और इनके डिक्लाइन के पीछे अलग अलग थ्योरीज जो है वो प्रेजेंट की हैं अलग अलग स्कॉलर्स, जैसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है ये प्रेजेंट किया है मोरिटाइमर व्हीलर ने। मोरिटाइमर व्हीलर, एम व्हीलर का मानना था कि आर्यन लोग अचानक से इस पीरियड में हमला करते हैं इस रीजन में, और जिसके कारण ये जो लोग हैं इनको मार दिया जाता है, इनको भगा दिया जाता है और इस तरह सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है। लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि ऋग्वेद की बात करेंगे, ऋग्वेद का कंपोजिशन 1500 बीसी के बाद हुआ है, और 1500 बीसी के बाद ऋग्वेद का कंपोजिशन हुआ है, इसका मतलब आर्यन लोग 1500 बीसी के बाद इस जगह में आए हैं। तो अगर 1500 बीसी में आए हैं और डिक्लाइन 1800 बीसी में ही हो जाता है, तो ये जो 300-400 साल का गैप है उसके पीछे का कारण मोरिटाइमर व्हीलर ने नहीं बताया है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ज्यादातर स्कॉलर्स अब इसको सही नहीं मानते हैं, उन्होंने इसको डिक्लाइन कर दिया है। उसी तरह नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस है या नेक्स्ट जो थ्योरी है डिक्लाइन को लेके, वो है नेचुरल डिजास्टर थ्योरी। तो आर एल रेक्स ने ऐसा बताया है कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, फ्लड्स की वजह से, मोहिंजोदाड़ो में कालीबंगन के अंदर जो अर्थक्वेक आता है उसके कारण ये जो सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन हो जाता है। तो आर एल रेक्स की थ्योरी है ये, लेकिन बाकी के लोग इससे भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि यही इकलौता कारण नहीं हो सकता है। अगर किसी जगह पर, एक जगह पर फ्लड आता है तो पूरा सिविलाइजेशन नष्ट थोड़ी होगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारे पास वो डेमोग्राफिक प्रेशर को लेके है, कि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर के कारण ये जो सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन हो जाता है। इस थ्योरी के बारे में कहा जाता है कि फेयर सर्विस ने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया है।
तो फेयर सर्विस इस थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस थ्योरी को भी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है, पॉपुलेशन ऐसा कितना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा उस समय जिसकी वजह से सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाए। तो इस थ्योरी को भी सही नहीं माना जाता है। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। तो शीरीन रत्नागर का ऐसा मानना है कि जब मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इनका ट्रेड रिलेशन खराब खराब हो गया, तो इन लोगों का ऐसा व्यू हुआ कि भाई अब जी के क्या फायदा है, और सिविलाइजेशन इनका खत्म हो जाता है। तो शीरीन रत्नागर का ऐसा मानना है, और इसको भी स्कॉलर्स इकलौता कारण नहीं बताते हैं कि ये भी इकलौता कारण नहीं हो सकता है, सिर्फ ट्रेड की वजह से कोई सिविलाइजेशन खत्म नहीं होता है। और अभी अगर रिसेंट स्टडी की बात करेंगे तो आईआईटी खड़गपुर ने अभी रिसेंट स्टडी किया है इस रीजन के ऊपर, और उन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि लगभग 900 साल के लिए, यानी कि 2350 से लेके 1450 तक, लगभग 900 साल के लिए हमें इस रीजन के अंदर भयंकर सूखे के जो एविडेंसेस हैं वो देखने को मिलते हैं। यानी कि सीवियर ड्रॉट की कंडीशंस यहाँ पर डेवलप हो गए थे इस रीजन में, इंडस रिवर के आसपास, जिसके कारण ये जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो जाता है। तो अलग अलग जो थ्योरीज हैं वो प्रेजेंट की गई हैं इसके सिविलाइजेशन को लेके, आईआईटी खड़गपुर की सबसे लेटेस्ट स्टडी है। और ज्यादातर स्कॉलर्स का यही मानना है कि ये सारे फैक्टर्स के कारण ये जो सिविलाइजेशन है वो एंड हो जाता है, और ये जो हड़प्पा के लोग हैं वो अपने सेटलमेंट्स की जो जगह है, अपने जीवन जीने का जो तरीका है उसको चेंज कर देते हैं और माइग्रेट हो जाते हैं इंडिया की तरफ। यानी कि ईस्ट वार्ड माइग्रेशन हमें लेट फेज में देखने को मिलता है। लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले भी कल्चर हुआ करते थे और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद भी कल्चर आते हैं। तो जब हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है तो रीजनल कल्चर्स फिर से डेवलप हो जाते हैं। तो सिंध में जूकर कल्चर हमें देखने को मिलता है, साइट का नाम है। उसी तरह पंजाब के अंदर सीमेंट्री एज कल्चर हमें देखने को मिलता है, और गुजरात के अंदर रंगपुर कल्चर हमें देखने को मिलता है। तो जब बड़ा सा हड़प्पन कल्चर खत्म होता है तो उसकी जगह छोटे छोटे रीजनल कल्चर्स जो है वो ले लेते हैं। तो ये लेट हड़प्पन कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। और अभी लोगों का ऐसा मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड के बाद जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की पॉपुलेशन है वो माइग्रेट कर जाती है, क्योंकि लेट फेज में हमें इंडिया वाला जो पार्ट है, गुजरात और राजस्थान जो है, वहां पर सेटलमेंट बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इनका माइग्रेशन हुआ था इंडिया की तरफ, ईस्ट की तरफ, और बाद में ये लोग अपना जीवन जीने का जो तरीका है उसके अंदर चेंज करते हैं और अपने कल्चर को बदलते हैं। अगर इंडस साइट्स की बात करेंगे तो ये जो फैक्ट है वो आपके लिए जरूरी है एग्जाम्स के लिए, कि कौन सी साइट कौन से नदी के किनारे हमें देखने को मिलती है। तो हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। मोहनजोदाड़ो की बात करेंगे तो मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। रोपर जो हमारा पंजाब में है उसकी बात करेंगे तो वो सतलुज नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है। आलमगीरपुर की बात करेंगे जो कि ईस्टर्न मोस्ट साइड भी कहा जाता है इस सिविलाइजेशन का, तो वो हिंडौन नदी जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है उसके किनारे हमें देखने को मिलता है। लोथल की अगर बात करेंगे तो वो हमें भोगावो नदी जो साबरमती की ट्रिब्यूटरी है उसके किनारे देखने को मिलता है। कालीबंग की बात करेंगे तो जो घग्गर हाकरा रिवर है जो सूख चुकी है, अभी ड्राइड है, जिसको ऋग्वेद में सरस्वती रिवर भी कहा गया है, उसके किनारे देखने को मिलता है। राखीगढ़ी की बात करेंगे तो द्रस्वती नदी के किनारे ये जो साइट है वो हमें देखने को मिलता है, जो ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी घग्गर हाकरा की। दयामाबाद की बात करेंगे तो ये प्रवरा नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र। तो ये जो फैक्ट है वो भी आपको याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस टॉपिक। इस टॉपिक से, इस यूनिट से इतना ही। यहाँ पर इस यूनिट को हमने एक्सटेंसिवली कवर किया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हमने इसकी ज्योग्राफी के बारे में देखा है, यहाँ पर हमने इसके इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं उनको डिस्कस किया है, यहाँ पर जो इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको हमने डिस्कस किया है, और उसके बाद हमने इनके रिलीजन को देखा है, और फाइनली हमने इसका डिक्लाइन देखा है कि कैसे ये जो पहला अर्बन सिविलाइजेशन इंडिया में हमें देखने को मिलता है उसका अलग अलग फैक्टर्स के कारण डिक्लाइन हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ गुड डे।